कुकरेजा एक ऐसा नाम प्रॉपर्टी की दुनिया में जो आज मेरे को लगता नहीं कि ऐसा स्ट्रगल इस लाइन के अंदर किसी ने किया होगा जैसे आपने करी है। तो आज पीछे मुड़कर देखते हो तो कैसा लगता है? ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रगल लोगों ने नहीं किया। लोगों के कामों के अंदर लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया और इवन रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर भी लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। हो सकता है कि मेरा स्ट्रगल उनसे थोड़ा कम या बराबर या ज़्यादा हो। तो मेरा स्ट्रगल तो रहा ऐसा नहीं है कि जब मैंने रियल एस्टेट शुरू किया था तो आज से 27 साल पहले 1995 के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने पैसे के लिए किया था कि पैसा कमाने का मुझे इससे अच्छा तरीका नज़र नहीं आ रहा था कि जहाँ पर आप काम भी करें, मेहनत भी करें, पैसा ना भी लगाएं और तो भी पैसा कमा जाए। जब स्टार्ट किया तो उस टाइम कुछ बहुत बड़ी हमारे पास फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी और कोई काम सिखाने वाला पर्सन भी नहीं था। तो बस कहीं शुरुआत करी और मैं अगर कहूँ कि आई हैव इन्वेस्टेड approximately 16 rupees in real estate industry. I bought one register and one scale and one pen. Total I invested 16 rupees और 16 रुपये लगा के मुझे लगता था कि मेरी इन्वेस्टमेंट अब इस इंडस्ट्री में हो चुकी है। तो बहुत ध्यान से रखता था मैं। ग्राउंड वर्किंग करनी शुरू करी और धीरे 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 मतलब उस टाइम ये भी नहीं पता था कि मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ। उस समय ये लगता था कि ठीक है हम जा रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं और हम नंबर लिख के ला रहे हैं और क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है वो लेके आ जाते हैं। और देखा धीरे धीरे 3 महीने में एक वो रजिस्टर भर चुका था, डेटा आ चुका था। उस 3 महीने बाद जाके पता लगा कि इस नंबर्स की, इन लोगों की और कॉन्टैक्ट डिटेल की वैल्यू क्या है। उस टाइम तो ये मोबाइल थे ही नहीं, शुरू ही हुए थे। तो उस टाइम लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे या नंबर हुआ ही नहीं करते थे, आप एड्रेस पे काम करते थे। धीरे 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 95, 96, 97, 98 काम करना शुरू किया और लोगों से इंटरेक्शन कर करके मैं यही कहूँगा अब काम सीखा। लोगों ने दुत्कारा भी बहुत। इवन मैं तो ऐसी बात शेयर करूँगा आप हैरान नहीं हो जाओगे। दिन के 2 बजे हम घंटी बजा दिया करता था मैं। मुझे याद है मेरे बारे में कि इस 2 बजे गए और एक बोर्ड देखा कि किसी के पास लीज के लिए कुछ पड़ा हुआ है और घंटी बजा दी। और वहाँ से जो लेडी आ रही थी वो गालियाँ देती हुई आ रही थी कि 2 बजे कौन आ गया? दिन के 2 बजे कौन आता है गर्मियों के टाइम के अंदर। और उम्र मेरी 20 साल, सहमा की। मैं तो अपने काम से आया हूँ। जगह कौन सी थी? मैं फरीदाबाद से स्टार्ट किया था सर मैंने। अच्छा, फरीदाबाद NH5 से। तो बड़ा सहमा की वो पंजाबी कम्युनिटी थी वहाँ पे। की होया ਤੁਹਾਨੂੰ इस टाइम मतलब 2 बजे ਤੁਹਾਨੂੰ हो की गया है इस तरह होता कोई घाटी भी आंदा है। मैंने कहा जी बड़े प्यार से मैंने बोला जी आपने बोर्ड लगा रखा। लेकिन जैसे ही उनको लगता था कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो उनकी मंथली इनकम जो रुकी हुई है और क्रिएट करवा सकता है, तो उनके हाव भाव चेंज हो जाते थे। अच्छा, नहीं ये पॉइंट पे समझूंगा, मंथली इनकम क्रिएट करवाना। और जब किसी की प्रॉपर्टी पड़ी हो और वैकेंट हो और टेनेंट वो रेंट पे चढ़ सकती है, रेंट पे चढ़ सकती हो और बाहर बोर्ड लगाया हो और आप सोच के देखो कि और बहुत टाइम से टेनेंट ना आ रहा हो, तो उनको हर मोमेंट लगता है कि खाली पड़ा हुआ जो घर है वो हमें पैसे दे सकता है। तो गालियाँ कब उनके भाव बदल जाते थे, उस भाव को देखने में मुझे बहुत अंदर आ जा, मुझे बड़ा मज़ा आता था। मुझे एडिक्शन पड़ गई थी कि ऐसा हो कि मैं दिन में जाऊँ, कोई गाली सुनते हुए कोई पर्सन आ रहा है सामने से और जब वो बोलूँ कि मैं तुम्हारा ये काम करवाने आया हूँ, तो उनको जो बंदा एक डिस्टर्ब करने वाला लग रहा था वही पर्सन लग रहा था कि यार ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। मतलब इमोशन से खेलना कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। इमोशन से खेलना नहीं, मतलब मैं लोगों को पढ़ रहा था कि अगर मैं उनके लिए या तो डिस्टर्ब करने वाला पर्सन बन गया हूँ, डिस्ट्रैक्शन हूँ, या मैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी हूँ। तो लोगों के जब भाव बदलते थे तो मुझे वहाँ से भी सीखने का मौका मिला कि लोग हमेशा अपॉर्चुनिटी को ही नमस्ते करते हैं या चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से मुझे समझने का मौका मिला। तो ये एक सफ़र शुरू किया और आज नहीं, असल में पता है कि आपकी जर्नी सही कह रहे हो आप। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल रहती है। तो आज हम लोग जिन जनरेशन को देख रहे हैं, काम करते हैं, वो स्ट्रगल ही तो कर रहे हैं। पर इंडियन मेंटालिटी ना, एक या सभी मेंटालिटीज ऐसी हैं, हैप्पी एंडिंग्स को बड़ा इंपॉर्टेंस मिलती है। मुझे याद है शोले की एंडिंग को कितनी बार डिस्कशन में डाला गया कि नहीं जी अमिताभ बच्चन लास्ट में मरना नहीं चाहिए, क्यों हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही।
हाँ। सो जब आपकी मैं लाइफ जर्नी पीछे मुड़कर मैं खुद देखता हूँ, मैंने आपको कितनी बार तो मैंने पहले आपसे ये चीज़ें जानी समझी, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार वाकई में ही हैज़ कम फुल सर्कल। बिकॉज कहाँ साइकिलों पे धक्के खाने और कहाँ आज की डेट के अंदर लग्जरी गाड़ियाँ आसपास और सब चीज़ें, तो लगता है कि नहीं यार लाइफ रियली हैज़ गिवन मतलब समथिंग वेरी गुड टू यू एंड वो एक सहेज के रखने वाली चीज़ बन जाती है। जो वो ठीक कह रहे हैं आप। और जब देखते हैं लास्ट 27 ईयर या 28 साल होने वाले हैं अब तो, कि एक शायद जब हम नई कार लेते हैं अब तो उतना मज़ा नहीं आता। मुझे आज भी याद है जब मैंने साइकिल से एक हीरो पुक 3G ली थी मोपेड, तो उसका चार्म बहुत अलग ही था। पहली बार जब एक कार ली, पहली कार का चार्म बहुत अलग था। और लगता है कि हाँ किसी ने उठा के नहीं दे दिया या कोई लॉटरी नहीं लग गई। एक एक चीज़ को, एक एक दिन को मेहनत करके कि कैसे कैसे बनता है वो बनाया। और रियल एस्टेट के इस 27 साल में सीखा भी बहुत कुछ है। ऑब्वियसली इनिशियल स्टेज पे पता ही नहीं था कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर होता क्या है, अलग अलग कैसे होता है। वो धीरे धीरे लोगों ने समझाया। और आज भी मैं कहता हूँ कि इतने टाइम बाद भी लगातार हर रोज़ मैं लोगों से सीख ही रहा हूँ। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हर रोज़ हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया आता है। पर अब तो आप सिखाने भी वाले हो। सिखाने वाला तो मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगा। मैं ये कहूँगा कि हाँ, जो मुझे इतने सालों में मिला या जो मुझे किसी ने इनिशियल स्टेज पे नहीं बताया था, मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता ना लगे। तो मैं सिखाऊंगा तो नहीं, या एजुकेशन वाला पार्ट तो नहीं कहूँगा, मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस। हाँ। कि जो मेरे साथ हुआ, मुझे पता लगा कि हाँ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल अलग अलग चीज़ें हैं। रेजिडेंशियल में भी अलग अलग पार्ट हैं, कमर्शियल के अलग अलग पार्ट हैं, एग्रीकल्चर के अलग अलग पार्ट हैं, फार्म लैंड अलग है और फार्म हाउस अलग है। तो इंडस्ट्रियल के अंदर लगता है वर्कशॉप तो अलग है, फैक्ट्री अलग है। तो लगता है कि वो बताना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये बात तो सही है। ख़ास तौर पे जो बांटने वाली बात है वो डेफिनेटली एक हाईलाइट करने वाली चीज़ है। बिकॉज क्या है ना कि अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो तो आप टेक्स्ट बुक जितनी नॉलेज के अंदर सीमित रह जाते हो। अब आपने अपने एक्सपीरियंस से जो गेन किया है वो आप सिखाने वाले हो, प्लस उनको जो एक्सपीरियंस होने वाला है उसको फिर से पकड़ के कहीं ना कहीं लेसन में कन्वर्ट कर दो, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी। मैं ज़रूर ये चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। आज की यंग जनरेशन है, कहीं जॉब कर रही है या कोई इंश्योरेंस एजेंट भी हैं, कुछ और लोग काम कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि रियल एस्टेट ऐसी इंडस्ट्री है। मैं आपके सामने कपूर साहब जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि मुझे कोई शर्म नहीं आती बताने में कि हमने 16 रुपये से काम स्टार्ट किया, या साइकिल या मॉपेड पे काम किया, फिर स्कूटर लिया, फिर धीरे 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 करते 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 आज इस स्टेज पे आ गए कि कम से कम जो 27 साल धक्के मैंने खाए, समझा, जो लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मैं कहूँगा शायद वो जानते ही नहीं हैं। अगर जान लें तो लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर मैं आऊँगा, उससे पहले ना आपके एक्सपीरियंस से एक लेसन मैं भी चुराना चाहता हूँ। वो ये कि अब इतना एक्सपीरियंस जितना आपको हो गया, या कहो मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, अगर हम ये पूछें किसी से, आपके जैसे एक्सपीरियंस के बंदे से, लाइफ में ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसकी वजह से इंसान सब कुछ खो देता है अपना, मेहनत भी करता है, स्ट्रगल भी होती है उसके अंदर, फिर वो पाता भी है, ऐसा नहीं कि पाता नहीं, हर कोई पाता है, लेकिन कुछ एक गलती हर कोई ऐसा व्यक्ति करता है जिसमें सब कुछ हाथ से ऐसे निकल जाता है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ। मैं आपको आज शेयर करता हूँ कि मेरे साथ भी हुआ कि आज 2002 से लेकर 2013-14 तक बहुत पैसा कमाया, और 15 में हमसे गलती हो गई एक, जिससे पैसा काफ़ी चला भी गया। मैं अपनी वीडियो में कई बार शेयर भी करता हूँ कि मैं जानता हूँ पैसा कैसे कमाते हैं, मैं जानता हूँ कि पैसा जाने के बाद कैसे कमाते हैं। तो वो कमा के खोना, खो के फिर कमाना, और कमा के फिर बढ़ाना, ये इन्हीं सालों में सीखा है मैंने। और 2014 से लेके 18 तक का जो टाइम था, वो टाइम तो बहुत मेरी ज़िंदगी में सीखने वाला टाइम था। ऐसा नहीं कि स्ट्रगल दोबारा नहीं आया। बताओ ना क्या था वो, क्या हुआ था? तो ऐसा ही हुआ 2014 में कि डेवलपर्स ने देखा कि हमारे को लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो काम करते हैं खुद ही बिल्डर बन जाते हैं। और उस टाइम पे लैंड परचेस करनी शुरू करी, और जब परचेसिंग पूरी हुई तो मार्केट डाउन होनी शुरू हो गई।
और जो डाउन हुई तो 2016 में तो हमारे साथ बहुत ही बढ़िया हुआ ऊपर वाले ने, और हमें तोहफा दिया नोटबंदी नाम का। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जब नोटबंदी हुई तो उसका तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया कि मार्केट से काफ़ी सारा पैसा चला गया था। जब तक नोटबंदी 2018 तक निपटती तब तक रेरा और जीएसटी दोनों आ चुके थे। तो जो लोग इस ट्रांजिट में आए 2014, 15, 16, 17, 18, उनको परेशानियां भी हुई, लेकिन उन्होंने सीखा भी बहुत कुछ। रियल एस्टेट रेगुलेशन के कुछ रूल के आने से बहुत सारे लोग सही दिशा में चल पड़े, और जिनको नहीं चलना था वो निकल गए। तो ये एक बेनिफिट भी हुआ, झटका जरूर लगा, लेकिन 2019 से फिर शुरू हो गए। तो ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। 2019 के एकदम एंड में जाकर आपका फिर रुक गया होगा कोविड के चक्कर में। लेकिन कोविड के बाद आपने एक बात नोट नहीं करी, कोविड के बाद मतलब मैं तो बहुत हैरान हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन बहुत दोस्त कैसे कहते हैं कि उनको उनकी वाइफ से प्यार हो गया। तो इसका मतलब दूसरा भी आप ले जाएं कि आदमी घर के प्रति इतना ज़्यादा जागरूक हो गया, उनको एहसास हुआ घर नाम की चीज़ होती क्या है। और जिनके पास घर नहीं थे उनको पता लगा कि जब बहुत सारे लोग हम देख रहे थे कोविड के टाइम पे यहाँ से बिहार, उत्तर प्रदेश वापस जा रहे थे, तो उनको भी लगा कि घर होना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ और भी मैंने नोट करी है कि 2019 और कोविड के ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी के अंदर एक अजीब सा उछाल भी था। अजीब उछाल इसलिए कहूँगा क्योंकि मैंने ज़्यादातर कंस्ट्रक्शंस होते हुए देखी उस समय। चलो खरीद फरोख उतनी ना भी हो रही हो, लेकिन कंस्ट्रक्शंस बहुत मैंने होती देखी। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को रेनोवेट बड़ा करवाया, नई मंजिलें बनवा दी, ये सब चीज़ें मैंने बड़ी देखी। मैं आपको आई वांट टू शेयर कि हुआ क्या था। 2019 तक जो पैसा भी लोगों को इकट्ठा हुआ था ना, उन्होंने ये देखा कि काम नहीं आया। मतलब आपको पता ही है कोविड में हुआ क्या और कितने लोगों की जान चली गई, कई करोड़ रुपए भी लोगों को बचा नहीं पाए थे। लोगों को लगा कि बचाकर करेंगे भी क्या। वो जो दिल था वो खुल गया, पैसा भी मार्केट में आ गया। जिनके छोटे घर थे उनको फार्म हाउस की वैल्यू का पता लगा, तो मार्केट में घर को लेकर ट्रांजैक्शन शुरू हो गई कोविड टाइम के अंदर। और जब शुरू हुई तो पैसा वो फ्लो है आपके सामने। आज 2023 में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये फ्लो बना हुआ है, आज तक लगातार बना हुआ है और अच्छा बना हुआ। तो इसका मतलब ले दे के ये बात बनी कि जब हम लोग एक बार सक्सेस को छू लेते हैं तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपनी चादर से बाहर पाँव तो अब जो आपने बात शुरू करी थी कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लोग गलती करते हैं, मेरे तजुर्बे के आधार पे मैं ये बोलूँगा, कभी भी अपनी चादर से ज़्यादा प्यार ज़िंदगी में कभी भी ना फैलाओ। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चीज़ 100% मारती है। और हमने तो कमा के खो के फिर कमाने वाले काम में हम लगे हुए हैं। एटलीस्ट जिन्होंने ऐसा अभी तक नहीं किया, कम से कम हमारे एक्सपीरियंस से ये तो सीख लेंगे, वो भी ना करें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलो ये बातें हो गई कि आपकी ज़िंदगी से भी हमने एक लेसन ले लिया, पर अब तो आप खुद जो है एक लेसन्स बनाने की कगार पे खड़े हो। रियल एस्टेट कैसे सीखी जाए, इसको भी सिखा सकता है क्या कोई? सर, जो चीज़ हमने बहुत सारे धक्के खा के सीखी है, कम से कम बता तो सकते ही है। सिखाना लेकिन ये तो बड़ा सामने वाले पे डिपेंड करता है कि अब अगर कोई पर्सन पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है तो लोग क्या पूछेंगे कि रियल एस्टेट में पैसा कमाने के लिए क्या पैसा चाहिए? नहीं, रियल एस्टेट में पैसा कमाने के लिए पहले तो आपको विल चाहिए कि हाँ पैसा कमाना है, दूसरा आपके अंदर सीखने की लगन होनी चाहिए, तीसरा टाइम चाहिए। अगर आपके पास टाइम भी है, विल भी है, तो स्किल तो अपने आप बच जाती है सर। लेकिन अपने एक्सपीरियंस को लेसन्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, या फिर ये सोच आई कैसे? ये सोच आने का मेन कारण ये था कि लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंट बन तो जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। वो वाला हाल है कि अधूरा ज्ञान उनके क्लाइंट को भी खराब कर देता है। तो एटलीस्ट ये ना हो, ये तो नहीं कह रहा कि मैं पूरा ही बदलाव ले आऊँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसकी शुरुआत तो मैं कर ही सकता हूँ कि कम से कम आप प्रॉपर्टी की दुनिया में कहाँ से शुरुआत करें। आप अंडरस्टैंड तो करेंगे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर होता क्या है, कि मतलब किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लोगों को नहीं पता। जब मैं बात करता हूँ तो 1 एकड़ में कितने गज होते हैं, लोगों को ये भी नहीं पता कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 1 एकड़ में कितने मीटर होते हैं, और 1 गज में कई बार तो कितने फीट होते हैं, लोगों को ये भी नहीं पता। हम लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं, FSI क्या होती है, FAR क्या होता है, मतलब ये चीज़ें भी कई बार लगता है कि वो जब हम बात करते हैं तो ये भी नहीं पता। काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो उस तरीके को थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि सिस्टमेटिक वे में कर दें।
लेकिन एफएसआई क्या होती है, एफएआर क्या होता है, या फिर हम लोग गज और फीट की बात करें, इनसे प्रॉपर्टी देखो अल्टीमेटली तो आपसे कोई अगर रियल एस्टेट सीखना चाहेगा तो इसलिए कि आपकी तरह वो भी ऑडी में घूमे, मर्सिडीज़ में घूमे, तो पैसे की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ से आपके लेसन से पैसे तक की जर्नी कितनी आसान रहेगी? देखो ऑडी मर्सिडीज़ की बात तो मैं नहीं करता। मेरे को कारों का तो बदलाव चलता रहता है। आज आप ऑडी मर्सिडीज़ का नाम लोगे, कल कोई और गाड़ी हो जाएगी। तो उस टाइम पॉडकास्ट में ऑडी मर्सिडीज़ थी, तो हम लोग कारों के नाम से हट जाते हैं। हाँ, ये ठीक है कि ऊपर वाले ने जो भी दिया है बहुत अच्छे से दिया है, लग्जरी दी है, और उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, पूछने का मकसद ये था कि रियल एस्टेट को जब भी कोई देखेगा किसी लेसन के फॉर्मेट में, तो ये बोलेगा ये नहीं, ये वाला कोर्स कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसके बाद ना पैसे कमाने सीख जाऊँगा। सर, एक आम आदमी जो अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहा है, अगर रियल एस्टेट में रोज़ 2 घंटे देने शुरू कर दे, तो मेरे हिसाब से आने वाले कुछ टाइम के अंदर वो पैसा कमाना शुरू कर देगा। वो पैसा कैसे कमाना शुरू करेगा, वो कहाँ से अंडरस्टैंड करेगा? आपने बोला कि एफएसआई या एफएआर का कई लोगों से लेना देना क्या? एक प्लॉट का साइज़ अंडरस्टैंड करने के लिए कितने बाय कितने का है, अगर आप फ्रंट 20 फुट का है और डेप्थ 50 फुट की है, तो 1000 टोटल फुट के अंदर कितने स्क्वायर यार्ड हो गए? जब तो उसको 9 से डिवाइड नहीं करोगे तो स्क्वायर यार्ड निकल के नहीं आएंगे। अब स्क्वायर यार्ड निकल के नहीं आएंगे तो रेट कहाँ से आएगा? तो रेट नहीं आएगा तो कैलकुलेशन कहाँ से होगी? कैलकुलेशन नहीं होगी तो रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो रियल एस्टेट का जुड़ाव तो है ही ना इस पढ़ाई से, कि आप कम से कम ये तो अंडरस्टैंड करोगे धीरे धीरे धीरे। और ज़रूरी नहीं कि बहुत तेज़ करें, आप इनिशियल स्टेज पे छोटा छोटा सीखो। आप रियल एस्टेट की प्राइमरी मार्केट में काम करना चाहते हैं, ओरिजिनल बुकिंग में काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है। चलो, यहाँ से शुरुआत कर ली, अब यहाँ से आगे उनको अब ये भी बताने वाले हो कि कौन सी प्रॉपर्टी में हाथ डाला जाए, कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वहाँ से उसको कन्वर्जन मनी के अंदर कैसे करना है। सर, मैं ये भी बताने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट के कितने पैरामीटर्स होते हैं, उसकी नॉलेज कैसे ली जाती है, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितना उसका लेआउट है, कितने साइजेस हैं, कितना फ्रंट है, कितना बैक है, कितनी जोनिंग है, बिल्डर कैसा है, उसकी प्रोफाइल कैसी है, वो किस जगह पर है, क्या उसकी लोकेशन है, उसके आसपास कौन कौन से रोड्स लगते हैं, उन रोडों का क्या महत्व है, किस सिटी के पास है, क्या कनेक्टिविटी है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को किसी भी प्रॉपर्टी को पिच करने से पहले समझनी ज़रूरी है। आपकी ना ये क्लैरिटी का मैं कायल हूँ। आपके वीडियोज़ के अंदर, यूट्यूब के अंदर जो आते हैं, मैं अक्सर ये देखता हूँ कि वो फ्लो के अंदर एकदम बिल्कुल सटीक चीज़ें बोलते हो, बेकार की अनर्गल चीज़ें नहीं होती वो। सर, अगर ये सारी बातें पता लग गई तो कितना आसान हो जाएगा ये एक कंसल्टेंट के डिसाइड करना कि अपने कस्टमर को या इन्वेस्टर को देना क्या है। और जब आप बात कर रहे हो कि देना क्या है और क्यों देना है, एंट्री तो बहुत आसान है सर, एग्जिट बहुत मुश्किल है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंटर कराना बड़ा आसान है, पैसे खर्चवा दो। दुनिया का सबसे आसान काम है पैसे खर्चना। आपने देखा होगा कि एक थिएटर में 3 घंटे मूवी देखते हैं, सब कुछ बंद होता है, एक चीज़ हमेशा जल्दी होती है, वो होती है एग्जिट लाइट। नज़र आ रहा होता है किसी भी टाइम के अंदर हम यहाँ से निकल सकते हैं। जिस दिन आप अपने कस्टमर को, इन्वेस्टर को वो एग्जिट की लाइट दिखा दोगे, वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। और एग्जिट की लाइट आप तभी से दिखा सकते हो जब आपका विज़न उस प्रॉपर्टी, उस शहर, उस लोकेशन के लिए क्रिस्टल क्लियर हो। क्या बात कह दी। अब एग्जिट की लाइट आप कैसे जलाते हो लोगों के लिए? मेहनत करके, फिर एजुकेशन के द्वारा। हाँ। अगर कहीं हम प्रॉपर्टी परचेस करवा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार की आने वाली कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन से उनके फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या यहाँ पे आने वाला है। सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। अगर आने वाले 5 साल, 4 साल, 10 साल में डिमांड आती रहेगी और सप्लाई लिमिटेड रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन डिमांड क्यों आएगी, यही तो सीख रहे हैं और यही सिखा रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक चीज़ मेरा जो मन कह रहा है, और आप वो कर भी रहे हो, कि आपने तो एक मिलियनर हाउसवाइफ्स की बात एक कही, वो भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाओ आप। वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो बिजनेस करना तो चाहती हैं, लेकिन उनके सरकमस्टांसेस या फैमिलीज ऐसी हैं कि नहीं कर पाती हैं। तो हम प्लान ये कर रहे थे कि यू कैन डू वर्क फॉर होम फ्रॉम होम। क्या बात है। अच्छा। कि अपने घर के लिए काम कर रहे हो और घर से ही काम कर रहे हो। तो उस कॉन्सेप्ट कितना आसान है कि आज की डेट में हम देखते हैं लोग गॉसिप करते हैं या अपना टाइम सोशल मीडिया पे पास करते हैं। मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान की बहुत सारी लेडीज़ को पता होता है कि आसपास क्या हो रहा है, कौन सा घर खाली है, कौन सा घर बिकने वाला है, पता होता है कौन सा बिकने वाला है, कोई बेचने वाला है, कौन बेचने वाला है, क्यों बेचने वाला है। अगर ये इन्फॉर्मेशन एक सही ब्रोकर तक आ जाए
सिर्फ इन्फॉर्मेशन कि आप अगर रजौरी गार्डन में रहते हैं और ए ब्लॉक में रहते हैं और A37 के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ बिकने वाली है और हमें पता हो कि इसकी हमारे को ज़रूरत है, तो सोचो कि इस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो 4, 5, 7, 10 करोड़ की हम डील करेंगे। अगर हम 5, 7, 10 करोड़ के अंदर 2-3 लाख रुपए उसको भी दे दें तो हमें को खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह से डील हुई ना। तो ये काम हिंदुस्तान में आराम से हाउसवाइफ्स कर सकती हैं। तो उसमें करना क्या होगा? मतलब जैसे मान लो उनको ये पता चल गया कि ये पड़ोसी मेरा खाली करके जा रहा है, तो वो उठा के नंबर आपको खाली हमारे साथ शेयर करिए, जाने वाला है। और अगर कोई हम लीज की बात भी कर रहे हैं कि हमारी टीम लीज की टीम अलग है और सेल परचेस की अलग है जी, तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी कंसल्टेंट की बात कर रहा हूँ। अगर कोई कंसल्टेंट इंडिया के अंदर अपने मोहल्ले में, अपनी जगह पे, अपनी सिटी के अंदर ये काम करता है तो बेनिफिट उसको हो सकता है, खाली मेरी बात नहीं हो रही है। आप अगर लोगों के साथ नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बना के उनको ये इन्फॉर्मेशन दो, थोड़ी नॉलेज देनी पड़ेगी उनको कि हाँ आपको ये करना है। कोई भी चीज़ खाली हो रही है उसका एड्रेस दे दो या थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लो क्या रेट है, जिससे ब्रोकर को या कंसल्टेंट को काम करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और जैसी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगी और चीज़ एग्जीक्यूट होगी तो उनको पैसा आना शुरू हो जाएगा। जहाँ लीजिंग की बात भी हो रही है, सेल परचेस की बात भी हो रही है। लीजिंग में पैसे बेशक कम आते हैं, लेकिन सेल परचेस का मैं अगर कहूँ तो एक अनार में कितने दाने होते हैं इसको गिनना बहुत आसान है, कि दाने में कितने अनार होते हैं इस बात को गिनना बहुत मुश्किल है। तो वो लेडीज़ जो बताने वाली है और वो कितने करोड़ का घर है और जिसका वो घर है वो कुछ ना कुछ तो बेच रहा है, कुछ खरीद भी तो रहा है, कहीं तो खरीदना चाहता ही है। ये तो इन्फॉर्मेशन है कि वो बेचने वाला है। ये साथ में और एक इन्फॉर्मेशन की वैल्यू है। और 2 इन्फॉर्मेशन है सर, एक तो बेचने वाला है, दूसरी इंटरकनेक्टेड है, बेचकर कहीं तो जाएगा, कहीं खरीदने वाला भी तो है। तो डील एक नहीं है, डील 2 हैं। क्या बात है। तो ये तो मतलब आपने एक तरीके से एक बिजनेस खोल दिया उनके लिए घर में। बिजनेस ही सर, इसी की बात हमारी शुरुआत हुई थी कि पैसे कमाने का आसान तरीका है अगर आप टाइम, डेडिकेशन, आपकी विल पावर अगर आप तरीके से लगाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर हम अपने पैसे ना कमा सके। अच्छा चलो, एक छोटा सा एग्जाम्पल से और मैं समझना चाहता हूँ इसको। हम दिल्ली में बैठे हैं, ये वीडियो भी काफ़ी लोग शायद देखेंगे ही, तो मैं ये समझ लूँ कि यहाँ किस जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए आज आप कहोगे कि लोगों का करोड़ों का फ़ायदा हो जाए? अगर आप दिल्ली में बैठे हैं तो मेरे हिसाब से आज हम अप्रैल 2023 की बात करें, 2023 की, तो मेरे को लगता है कि आने वाले 4 से 5 महीने में द्वारका एक्सप्रेसवे की ओपनिंग होने वाली है और दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा ये सौगात है, तोहफा है ये। द्वारका एक्सप्रेस के बारे में आपको बता दूं कि 29.3 किलोमीटर का हाईवे है, जिसमें 11.2 किलोमीटर एरिया दिल्ली में और 18 पॉइंट समथिंग एरिया हरियाणा में है, गुड़गांव में कह लेते हैं। वेस्ट और नॉर्थ दिल्ली वाले लोगों के लिए आप ये शायद पहला ऐसा अर्बन हाईवे है जिसकी स्पीड 120 है और लोग 18 मिनट के अंदर द्वारका से मानेसर पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही ये द्वारका एक्सप्रेस वे ऑन होगा, फिर कनेक्टिविटी वाली बात आ गई वापसी, तो सबसे बड़ी सौगात टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो पैसा बचेगा। जो लोग आज द्वारका में रहते हैं, बहुत सारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उन लोगों के पास बहुत सारी एमिनिटीज़ नहीं है, जिम नहीं है, क्लब नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है। उनके लिए 5 मिनट के डिस्टेंस पे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स खुलने वाले हैं इस एक्सप्रेस वे के ऑन होते ही। तो आप सोच के देखिए कि फिर डिमांड सप्लाई वाली बात आ गई और वहाँ पे अब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि पैसे का आपका अप्रिसिएशन तो निश्चित है। ऐसा तो रोक ही नहीं सकता कि पैसा आपका अप्रिशिएट ना करे। तो कई सारे, फिर कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है सर। डिमांड सप्लाई, बस जहाँ कनेक्टिविटी आई वहाँ पे डिमांड जनरेट हो गई, जहाँ डिमांड जनरेट हो गई वहाँ सप्लाई कम हो गई, जहाँ सप्लाई कम हो गई वहाँ आपके पैसे बढ़ने शुरू। तो ये तो आपने बैठे बैठे मुझे आपने अच्छा ज्ञान दे दिया। तो अब मैं निकलूँ सीधा द्वारका और वहाँ पे जाके एक्सप्रेस। आप क्यों निकलो, जो लोग सब देख रहे हैं वो भी निकले। भाई पैसा अगर खाली आपको कमाना है तो आपका निकलना ज़रूरी है, लेकिन अगर पैसा सबको कमाना है तो सारे निकले। नहीं बिल्कुल। अच्छा, जो वीडियोस, लर्निंग के वीडियोस जो आप कह रहे थे, तो उसमें भी कुछ ऐसी ही नॉलेज होने वाली है या फिर कुछ और? उसमें हम लोग डिफरेंट सेशन बनाने वाले हैं। जो लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री को शुरुआत करना चाहते हैं, जो लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो किन किन पार्ट पर उनको अंडरस्टैंड करना है। कोर्स डिज़ाइन हो रहा है, वो बिगिनर्स के लिए हो रहा है। कुछ लोग जानकार हैं, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज नहीं है, उनके लिए थोड़ा एडवांस लेवल का कोर्स है, तैयार हो रहा है। तो हो ही रहा है कि जो हम सीख रहे हैं वो हम बता रहे हैं और आगे भी ऐसा होता रहेगा। मैं आज भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और सीख रहा हूँ, और आगे भी जो चीज़ मुझे अच्छी पता लगेंगी मैं ज़रूर लोगों से शेयर करूँगा ताकि लोग अपना भविष्य बना सकें। हमारे को बहुत टाइम लग गया यहाँ तक आने में, मैं नहीं चाहता कि लोगों को इतना टाइम लगे कि वो इतना लंबा सफ़र तय करें तब जाके यहाँ तक पहुँचे।
कम से कम टाइम में बेस्ट टू बेस्ट अपनी लाइफ का जो मैंने सीखा है मैं उसको डिलीवर करना चाहता हूँ मेरे मरने से पहले। क्या बात है गोपाल, आई थिंक ये अपने आप में एक वीडियो एसेट रहेगा अगर कोई ठीक से समझ ले, और आई एम श्योर जो आप लेसन्स बनाने वाले हो वो डेफिनेटली एसेट्स तो होंगे ही। तो देखते हैं आगे वक्त ने क्या रखा हुआ है हम सभी के लिए, बट इतनी बात तय है कि प्रॉपर्टी बहुत ज़माने पहले से एक ऐसा व्यवसाय कहा गया है, बिजनेस कहा गया है जिसमें हमेशा लोगों को प्राप्ति ही हुई है। प्रॉपर्टी नहीं शायद ही कभी किसी के लिए कोई लॉस सर ये कोई बहुत लंबा चौड़ा देखने की चीज़ नहीं है। 1990 से लेके अगर आप देखेंगे आपका गोल्ड का रेट क्या था, आपका प्रॉपर्टी का रेट क्या था। आपने अगर 1 लाख रुपए गोल्ड में लगाया तो आज 12 लाख रुपए हो गए आपके। अगर आपने 1 लाख रुपए प्रॉपर्टी में लगाया तो आज 1 करोड़ 10 लाख की कम से कम है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं। मैंने जबकि 1995 में शुरू किया था, लेकिन 1995 से आज तक मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं कि उस टाइम गोल्ड का प्राइस क्या था और आज प्रॉपर्टी का प्राइस क्या है। कुछ प्रॉपर्टियाँ खड़ी भी रह गई होंगी लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ बड़ी हैं। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया है तो उनके कमाने में एक बहुत बड़े प्रतिशत का योगदान रियल एस्टेट इंडस्ट्री का रहा है। वो लोगों ने प्रॉपर्टीज़ परचेस करी। अगर आप भी 20 साल पहले कहीं प्रॉपर्टी ली होगी तो आप देखो प्रॉपर्टी कितने की है। किसी पर्सन से कल मेरी बात हो रही थी, मैं गुड़गांव में बैठा था, और कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पहले 10 साल है और 2 लाख रुपए अगले 10 साल है और 4 लाख रुपए अगले 10 साल है तो आप 30 सालों में क्या कमा लोगे। जब हमने हिसाब लगाया तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए पहले 10 साल में निकले, 2 करोड़ 40 लाख रुपए अगले 10 साल में निकले और 4 करोड़ 80 लाख रुपए अगले 10 साल में निकले। 30 साल के अंदर 7-7.5 करोड़ में आपकी ज़िंदगी के गोल्डन ईयर ख़त्म हो गए। और जब फिर हिसाब दोबारा ये भी लगाया गया कि 7.5 करोड़ में 30 साल में बचा कितना, तो पता लगा कि करीबन 70% पैसा खर्च हो गया। तो अपनी ज़िंदगी के इतने गोल्डन टाइम को दे के 30 साल में खाली 2 करोड़ रुपए कमाने के लिए ज़िंदगी में बैठे हो। बस ये जब बात लगती है कि नहीं आप कई करोड़ कमा सकते हो, सिर्फ अपने काम के साथ साथ ये काम और शुरू कर दो। मैं नहीं कहता कि 2 नाव में पैर रखो, मैं कहता हूँ कि अपनी बड़ी नाव के साथ एक छोटी सी नाव बांध लो, ये वक्त पे काम आएगी। बहुत खूब। आपसे बातें करते हुए समय का नहीं पता चलता और चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। फिर कभी इसको और लंबा खींचेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ आपके साथ। थैंक यू गोपाल। थैंक यू सो मच।